नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। ग्रामीण विकास के इस वीडियो में हम आज देखेंगे ब्रिटिश कालीन भूमि व्यवस्था। यह ग्रामीण विकास का 7वां वीडियो है। इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ग्रामीण विकास से अब तक कुल जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको सॉल्व कराया जा चुका है, जिसे प्राप्त करने के लिए आप प्ले लिस्ट में लेखपाल के प्ले लिस्ट में जाकर आप सीक्वेंस वाइज सभी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम देखते हैं ब्रिटिश कालीन भूमि व्यवस्था या ब्रिटिशों ने या जो अंग्रेज थे वह नई भू प्रणाली को क्यों लाएं और कौन कौन सी भू प्रणाली थी, उन सभी के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में जो परंपरागत भूमि प्रणाली लागू थी वही सामान्य रूप से चल रही थी। सामान्य रूप से भूमि पर किसानों का अधिकार था और किसानों को जो उनको लगता था फसल का एक हिस्सा वह अपने राजा को देते थे या सरकार को देते थे, और सरकार भी उन चीज़ों को मान लेती थी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। आगे चलकर बेटल ऑफ प्लासी 1757 होता है, और बेटल ऑफ प्लासी के बाद बेटल ऑफ बक्सर होता है 1764, और बेटल ऑफ बक्सर के बाद 1764 के युद्ध के बाद आगे होता है 1700 आपका 65 में इलाहाबाद की संधि। तो जैसे ही इलाहाबाद की संधि होती है तो अंग्रेजों को बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी प्राप्त हो जाती है। अभी भी अंग्रेजों ने किसी प्रकार की भूमि व्यवस्था को प्रभावित नहीं किया था, क्योंकि अभी तक उनकी सामान्य स्थितियां चल रही थी, कंपनी सामान्य रूप से चल रही थी, कंपनी अभी बहुत ज़्यादा घाटे में नहीं थी। और इसी प्रकार से ये लोग लगभग 1771 तक भारत के किसी प्रकार की भूमि व्यवस्था को प्रभावित नहीं किए। लेकिन 1771 के बाद कंपनी ने इतने युद्ध लड़े थे, और कंपनी के विस्तार के लिए कंपनी ने जो अपने युद्ध लड़े थे उससे कंपनी को धन की कमी हो गई, और कंपनी के विस्तार के लिए उन्हें अधिक मात्रा में धन चाहिए था। अब उन्हें धन का कोई और सोर्स नहीं था, और धन का केवल एक ही सोर्स था, वह था कि वह अंग्रेज क्या करे, भूमि व्यवस्था को बदलें और अधिक से अधिक किसानों के ऊपर कर्ज लाद दें। और जिसके कारण अंग्रेजों ने अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए नई नई प्रणाली की भू व्यवस्थाएं लाएं, और उन्हीं भू व्यवस्था में सबसे पहली जो भू व्यवस्था आई थी उसका नाम था इजेदारी प्रथा या जमींदारी प्रथा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने एक नई भू राजस्व प्रणाली को प्रारंभ किया, जिसे इजेदारी या जमींदारी प्रथा के नाम से जाना गया। इस व्यवस्था की दो प्रमुख व्यवस्थाएं थीं। इसमें था पहला कि इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था को प्रारंभ किया गया, और दूसरा था कि उस समय सबसे अधिक जो व्यक्ति बोली बोलता था उसी को उसका मालिक बना दिया जाता था, उसी को हम लोग जमींदार कहते थे या उसी को हम लोग इजेदार कहते थे। अब इसमें आगे किस प्रकार की समस्या हुई उसको हम देखते हैं। तो इसमें क्या था, क्योंकि इस व्यवस्था में कंपनी को अधिक लाभ नहीं हुआ, क्योंकि जो जमींदार थे, बिचौलिए वर्ग थे, वह अधिक से अधिक तो बोली लगा के ले लेते थे जमीन को। लेकिन वह क्या करते थे कि अधिक से अधिक जो धन का मिलता था वह पहले अपने पास रखते थे और अंग्रेजों को कम मात्रा में देते थे, तो जिसके कारण कंपनी को अधिक लाभ नहीं हुआ, और इस व्यवस्था से उनकी वसूली में अस्थिरता आ गई तथा कंपनी को कुछ घाटा भी उठाना पड़ा। और इस घाटे कारण जो कंपनी ने यहाँ पर पंचवर्षीय ठेके की योजना को शुरू कर रखा था, 1776 में पंचवर्षीय को हटाकर यहाँ पर उसने एक वर्षीय कर दिया। कंपनी ने इसे अब एक वर्ष के लिए कर दिया, अर्थात अब भू राजस्व की वसूली का ठेका प्रति वर्ष दिया जाने लगा। किंतु प्रति वर्ष ठेके की यह व्यवस्था और असफल रही, क्योंकि इससे भू राजस्व की दर तथा वसूल की राशि की मात्रा प्रतिवर्ष परिवर्तित होने लगी। इससे कंपनी को यह अनुमान हो गया कि अगले वर्ष कितना लगान वसूल होगा। इस व्यवस्था का एक दोष यह भी था कि प्रतिवर्ष नए नए व्यक्ति ठेका लेकर किसानों से अधिक भू राजस्व वसूल करते थे, और जिसके कारण यह पूर्ण रूप से फ्लॉप एक व्यवस्था रही। और इसके कारण आगे चलकर अंग्रेजों को एक नई व्यवस्था लानी पड़ी, और जिसका नाम था अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त के बारे में बात करें तो अस्थाई बंदोबस्त में मूल रूप से उस समय तत्कालीन समय में जो बंगाल का गवर्नर था वह था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो आगे चल के भारत का भी गवर्नर जनरल बना। तो कॉर्नवालिस के सबसे प्रमुख जो कंपनी की समस्या थी वह थी लगान व्यवस्था में सुधार करना। प्रतिवर्ष के ठेके की व्यवस्था के कारण राजस्व वसूली में आई अस्थिरता एवं दोषों को कंपनी के डायरेक्टरों ने कॉर्नवालिस को आदेश यह दिया कि सर्वप्रथम तुम लगान व्यवस्था को दुरुस्त करो तथा वार्षिक ठेके की व्यवस्था से उत्पन्न दोषों को दूर करने के लिए जमींदारों के साथ अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करें। अब यहाँ था कि जहाँ पे प्रत्येक वर्ष हम नए नए जमींदारों को नियुक्त करते थे, तो अब वहाँ पे प्रत्येक वर्ष ना हो, यहाँ पे ऐसे हम जमींदारों को लेकर आए कि उन्हें अस्थायी रूप से उस भूमि का मालिक बना दिया जाए। तो इसी कारण से यहाँ पर इसका नाम आ गया अस्थायी बंदोबस्त, कि अब जो भूमि का मालिक होगा वह अस्थायी रूप से कुछ समय तक, एक निश्चित समय तक बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे कि प्रारंभ में इन समस्याओं को लेकर जॉन शोर, चार्ल्स ग्रांड एवं स्वयं
कार्नवालिस में तीव्र मतभेद उत्पन्न हो गए थे। अतः इन समस्याओं को पर्याप्त एवं पूर्ण विचार किया गया। अंत में प्रधानमंत्री पिट और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति डंडास, कंपनी के डायरेक्टर जानसूर, चार्ल्स ग्रांड तथा कार्नवालिस की आपसी सहमति से 1790 में जमींदारी प्रथा को 10 वर्ष के लिए समझौता किया गया। हालांकि यहाँ पे 1790 से पहले जो आपकी जमींदारी प्रथा थी वहाँ पे वह एक तरह से जिस व्यक्ति को दे दी जाती थी उसे पूर्ण रूप से दे दी जाती थी कि तुम ही उस भूमि के अस्थायी रूप से मालिक हो। लेकिन यहाँ पे उन लोगों के बीच में आपसी मतभेद हुआ और जिसके कारण यहाँ पर अब ये हुआ कि जो भी व्यक्ति होगा उसे केवल 10 वर्षों के लिए मालिक बनाया जाएगा और फिर से बोली लगाई जाएगी। और इस समझौते को लेकर 1773 में इस व्यवस्था को अस्थायी कर दिया गया। अब यहाँ पे जो समस्या थी वो समस्या ये थी कि अस्थायी बंदोबस्त की जो प्रमुख विशेषताएं थी उन विशेषताओं के बारे में जानते हैं और साथ ही साथ ये देखते हैं कि यह किन किन क्षेत्रों में प्रचलित था। तो अस्थायी बंदोबस्त जो लागू किया गया था, अस्थायी बंदोबस्त बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा बनारस के कुछ क्षेत्रों में और कर्नाटक में लागू किया गया। इस व्यवस्था के तहत ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का 19% भाग शामिल किया गया। मतलब जो भारत का टोटल क्षेत्रफल था उसका 19% क्षेत्रफल जो था अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आता था और जो किसान थे वह अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत विभिन्न सारे जमींदारों को टैक्स देते थे। अब यहाँ पे देखते हैं अस्थायी बंदोबस्त की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो जमींदारों को भूमि का अस्थायी मालिक बना दिया गया था। भूमि पर उनके अधिकार पैतृक एवं हस्तांतरित थे। पैतृक मतलब कि हमारा जमीन है और अब हमारे बाद, ठीक है, हमारे मरने के बाद इस जमीन का मालिक हमारा बेटा होगा, उसको हस्तांतरित कर देते थे। उन्हें उनकी भूमिका से तब तक पृथक नहीं किया जाता था जब तक कि वह अपना लगान निश्चित समय तक जमा न करते। अब यहाँ पे था कि अगर मैं जमींदार बन गया हूँ तो मुझे तब तक उस जमींदारी प्रथा या उस जमींदार के पद से हटाया नहीं जाता था कि जब तक मैं लगान चुका नहीं पाता हूँ। अगर मैं समय समय से लगान चुका रहा हूँ तो मुझे जमींदार से कोई हटा नहीं सकता था। अगर मैं लगान चुकाने में किसी प्रकार की देरी कोई करता था तो वहाँ पर हमें जमींदारी से हटा दिया जाता था। इसके अलावा जो इसकी प्रमुख विशेषताएं थी, इसकी पहली विशेषता थी कि जमींदार जो था भूमि के स्वामी होने के कारण भूमि को खरीद या बेच सकता था। दूसरा था जमींदार अपने जीवन काल में या वसीयत द्वारा अपनी जमींदारी अपने वैध उत्तराधिकारी को दे सकता था। अगला था जमींदारों से लगान हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया था कि आप इतने ही मात्रा में लोगों से क्या करोगे, लगान आप हमें दोगे। और यहाँ पे ये समस्या ये भी थी कि जमींदारों से लगान तो निश्चित किया गया था कि आप इतना ही अंग्रेजों को देंगे, लेकिन ये निश्चित नहीं किया गया था कि जमींदार किसानों से कितना लगान लेंगे। तो जिसके कारण जमींदार क्या करते थे कि किसानों से अंचाई वसूल रकम करते थे, अंचाई रकम को वसूल करते थे और उसके बाद जो एक निश्चित रेट था उसी रेट को अंग्रेजों को देते थे। अगली जो इनकी विशेषता थी कि जमींदारों को किसानों से वसूल किए गए भू राजस्व का कुल रकम का 10/11 भाग कंपनी को देना होता था तथा 1/10 भाग स्वयं को रखना पड़ता था। तो यहाँ पे यह निश्चित किया गया था कि आप क्या करोगे, 10/11 किसानों से वसूल करोगे और उसका 1/10 अपने पास रखोगे और बाकी का जो 9/10/11 बचा वह कंपनी को दोगे। तो यहाँ पर ये जमींदार करते क्या थे कि यहाँ पे तो निश्चित किया गया था कि 10/11 ही आप वसूलोगे, लेकिन ये लोग इससे अधिक किसानों से वसूलते थे जिसके कारण हमेशा किसानों और जमींदारों के बीच हमेशा तीव्र आक्रोश की स्थिति बनी रहती थी। आगे की जो थी कि तय की गई रकम से अधिक वसूली करने पर उन्हें रखने का अधिकार जमींदारों को दे दिया गया था कि अगर वो तय की गई वसूली से अधिक रकम वसूल रहे हैं तो वह केवल जमींदारों को ही रखेंगे। जैसे इसी कारण से मैंने आपको बताया कि किसानों से, ठीक है, यहाँ पे निश्चित किया गया था कि 10/11 ही आप किसानों से लोगे, लेकिन अगर इससे अधिक आप लेते हो, ठीक है, तो वह आप अपने पास ही रखोगे, उसे आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं देना था, उसे अपने पास ही आप रखोगे। तो जिसके कारण जमींदार क्या करते थे कि मनचाहे कर को किसानों से वसूलते थे और जो भी एक्स्ट्रा कर वसूलते थे वो अपने पास रखते थे और बाकी सारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते थे। अगली यह थी कि यदि कोई जमींदार निश्चित तारीख तक भू राजस्व की निर्धारित राशि जमा नहीं करता है तो उसकी जमींदारी नीलामी कर दी जाती थी। इसी को हम लोग सूर्यास्त का नियम भी कहा गया। आगे आप लोग पढ़ेंगे सूर्यास्त का नियम। तो यहाँ पे सूर्यास्त का नियम इसे कहा जाता था कि यदि कोई जमींदार, ठीक है, एक निश्चित समय में, ठीक है, उस रकम को अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुंचाता नहीं है तो उसकी जमींदारी को निरस्त कर दिया जाता था। तो इसलिए इसे सूर्यास्त के नियम के नाम से भी जाना गया। तो इससे क्या हुआ कि कंपनी के आय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। इससे कंपनी की आय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और यह जो आपका अस्थायी बंदोबस्त था यह काफी समय तक चला। इसके बाद अगला जो अंग्रेजों ने व्यवस्था लाई उसका नाम था अस्थायी रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसे हम लोग किसान व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के पश्चात यहाँ पर हम जानते हैं कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की एक नई व्यवस्था अपनाई
और जिसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। और यह व्यवस्था जो था मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था। इसका मद्रास का जो तत्कालीन गवर्नर था उसका समय था 1820 से 1827 तक यह मद्रास का गवर्नर रहा। और इसने ही 1820 में इस व्यवस्था को प्रारंभ किया और यह व्यवस्था मद्रास, बंबई और असम के कुछ भागों में लागू किया गया। बंबई के तत्कालीन गवर्नर एलिफेंटस, जिसका कार्यकाल 1819 से 1827 तक था, इसने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया और भू राजस्व की इस व्यवस्था में सरकार को रैयतों से अर्थात किसानों से सीधा संबंध स्थापित किया। अब यहाँ पे जानते हैं कि सरकार द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था कि बिचौलिए वर्ग को समाप्त करना। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि अस्थाई बंदोबस्त में एक बिचौलिया वर्ग था, किसान, किसान के बाद एक जमींदार और जमींदार के बाद था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, कि किसान अपना टैक्स देते थे जमींदारों को और जमींदार अपना वह टैक्स किसको देता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यहाँ पे एक बिचौलिया वर्ग था जो था जमींदार था। तो इसी को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू करी थी। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि बिचौलिए वर्ग को समाप्त किया जाए, क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त से निश्चित राशि से अधिक वसूल की गई संपूर्ण रकम जमींदारों द्वारा हड़प ली जाती थी तथा सरकार की आय में कोई वृद्धि नहीं होती थी। अतः आय में वृद्धि करने के लिए ही सरकार ने इस व्यवस्था को लागू किया, ताकि वह बिचौलिया वर्ग द्वारा और रखी जाने वाली राशि जो खुद को हड़प कर सकते थे वह अपने पास रख लें। और इस व्यवस्था के अंतर्गत इन सब ने जो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था वह भारत के पूरे 51% भूभाग पर इस व्यवस्था को लागू किया, पूरे 51% भूभाग पर इस व्यवस्था को लागू किया। और इस व्यवस्था के तहत किसानों का भूमि पर तब तक स्वामित्व रहा जब तक कि वह लगान की राशि सरकार को निश्चित समय के भीतर अदा करते रहे, अन्यथा उन्हें भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। तो यहाँ पर जो आपने देखा कि अस्थाई बंदोबस्त में था कि अस्थाई बंदोबस्त में वह जमींदार भूमि का मालिक तब तक बना रहेगा कि एक निश्चित समय तक जब तक वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगान दे पा रहा है। जिस दिन वह निश्चित समय के बाद अगर लगान देता था या अगर निश्चित समय के अंदर वह लगान नहीं दे पाता था तो उससे उसकी जमींदारी को छीन लिया जाता था। तो सेम यहीं पे था, यहाँ पे बिचौलिया वर्ग समाप्त हो गया था, जो जमींदार था वो नहीं था, यहाँ पर केवल किसान था। और किसान अपने भूमि का मालिक तब तक बना रहता था जब तक वह सरकार को लगान देता था। अगर यह लगान देने में असमर्थ होता था तो सरकार इसकी भूमि को छीनकर किसी दूसरे को दे देती थी। तो इस प्रकार से इस व्यवस्था की कुछ अव्यवस्थाएं थी। इसके बाद अंग्रेजों ने एक जो नई व्यवस्था लाई उसका नाम था महालवाड़ी व्यवस्था। तो महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में जाने कि यह व्यवस्था जो थी तत्कालीन समय में भारत का जो गवर्नर था उसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग। तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की वसूली के लिए भू राजव्यवस्था में परिवर्तन किया और एक नई व्यवस्था शुरू की और इस व्यवस्था का नाम दिया गया महालवाड़ी व्यवस्था। तो इस व्यवस्था के बारे में कि इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर ग्राम समुदाय या सामूहिक अधिकार होता था। ठीक है, ग्राम समुदायों का सामूहिक अधिकार होता था और इस समुदाय के सदस्य अलग अलग या फिर संयुक्त रूप से लगान को देते थे। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस व्यवस्था के बारे में, तो यह व्यवस्था सबसे पहले 1819 में, यह व्यवस्था सबसे पहले 1819 में हाल्ट मैकेंजी हाल्ट मैकेंजी ने सबसे पहले 1819 में इस व्यवस्था को शुरू किया था और जिसे 1822 के रेगुलेशन के द्वारा इसको मान्यता भी मिल गई थी। तो यदि आपसे पूछे कि महालवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन है तो हाल्ट मैकेंजी, और तत्कालीन समय में भारत का या बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम था आपका लॉर्ड हेस्टिंग। और इसके तहत ये था कि किसी कोई भी व्यक्ति, अब वह गांव का प्रधान हो या गांव का कोई भी व्यक्ति हो, वह क्या करेगा, सरकार को टैक्स देगा। तो यहाँ पर सरकारी लगान को एकत्र करने के प्रति पूरा महाल या क्षेत्र सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता था और महाल के अंतर्गत छोटे व बड़े सभी स्तर के जमींदार आते थे, इसीलिए इसका नाम दिया गया महालवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था के बारे में जानें तो यह व्यवस्था जो थी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब के क्षेत्रों में सर्वप्रथम लागू की गई थी। इस व्यवस्था में प्रारंभ में लगान की कुल दर उपज का 80% निश्चित किया गया था।
और उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मार्टिन बर्ड से जो जिसे उत्तर भारत में भूमि व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है, मार्टिन बर्ड उत्तर भारत का इसे भूमि व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है, के सहयोग से 1833 में इस कर को कम करके 66% कर दिया कि नहीं 80% बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, किसान कई बार अकाल पड़ चुके थे और किसान उस टैक्स को दे नहीं पा रहे थे। तो जिसके कारण यहाँ पर जो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक था उसने अपने सहयोगी बर्ड से कहा कि भाई ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसको कम किया जाए, तो इसको कम करके 66% कर दिया गया था। और पुनः 1855 में एक सहारनपुर में नियम बनाया गया था, और जिस नियम को बनाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, और इसने इसके द्वारा जो टैक्स की राशि थी उसको कम करके 50% कर दी थी। और यहाँ पर आप देखोगे कि हर एक प्रकार से वह इजेदारी प्रथा हो, जमींदारी प्रथा हो, या अस्थाई बंदोबस्त हो, मारवाड़ी प्रथा हो, या रैयतवाड़ी प्रथा हो, हर एक प्रथाओं में किसान असंतुष्ट थे। और इसी असंतुष्टता का कारण था कि 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ के किसानों ने भाग लिया था। तो ये ब्रिटिश काल की भू व्यवस्था के कुछ संबंधित आपके कानून थे। इससे संदर्भ में जो भी एमसीक्यू बनेंगे इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, और इस वीडियो पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस वीडियो को यदि आप या वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।